साथियों नमस्कार। मैं अजय यूट्यूब चैनल राज सारथी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान कला संस्कृति एवं इतिहास, जो कि राजस्थान की प्रत्येक परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस विषय से, इस अध्याय से पूछे जाते हैं। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें 100 में से अगर कोई परीक्षा अगर 100 प्रश्न की है तो 20 प्रश्न, 20 प्लस प्रश्न यानी 20 से अधिक प्रश्न इस राजस्थान कला और संस्कृति इतिहास के सेगमेंट से आते हैं। और आज इस जब भी अभी वर्तमान में जो भी पैटर्न बदला है उसमें इस विषय से भी बड़ी गहराई से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप दोस्तों, अगर ऊपर ऊपर से आप पढ़ के जा रहे हो, अगर आप एमसीक्यू करके जा रहे हो तो आपसे आपका उसमें भला नहीं होने वाला है। अगर आपका सपना राजकीय सेवा में जाना है, जाने का है, तो आपको इन विषयों का भी, इन विषयों की एक बेहतर समझ होनी चाहिए। आपको बड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इन विषयों में भी बड़ी गहराई से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज राजस्थान कला संस्कृति इतिहास की ये प्रथम क्लास है। इस ये जो इस क्लास में, या फिर जो ये जो अपना राजस्थान और कला संस्कृति इतिहास में हमने किन विषयों का, किन पुस्तकों का चयन किया है, किन पुस्तकों के मैटर को हमने एग्जाई किया है, जिसके माध्यम से ये क्लासें होने वाली है। सबसे पहले तो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10th की ये पुस्तक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, बड़ी ऑथेंटिक बुक है। इसके अलावा कक्षा 9th की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, कक्षा 9th की बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। इसके अलावा कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान, जिसमें ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। और इसके अलावा भारत का इतिहास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12th की बुक को हमने इसमें कवर किया है। यानी इसमें से ये तो बुक्स दोनों ही कम्प्लीटली ही अपने सिलेबस में है, चाहे राजस्थान का कौन सी परीक्षा का एग्जाम हो। राजस्थान का इतिहास का इसमें पूरा, इसमें जो सिलेबस है वो अपने अपने उस विषय में, उस सिलेबस में होता है। इसके अलावा कक्षा 9th की बुक जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा, इसके पूरे चैप्टर अपने सिलेबस में है। राजस्थान भारत का इतिहास सामाजिक विज्ञान की जो ये बुक्स हैं, इस बुक्स के कुछ चैप्टर जो कि हमारे सिलेबस का भाग है, उस चैप्टर के मैटर को हमने लिया है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बुक, सबसे आपको बता दूं दोबारा, सबसे इम्पोर्टेंट बुक राजस्थान का इतिहास संस्कृति परंपरा एवं विरासत, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, डॉक्टर हुकमचंद जैन, डॉक्टर नारायण लाल माली, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बुक है। हम इन सारी बुक्स को करेंगे। इसमें जो भी आपके एग्जाम सिलेबस में जो भी बिंदु है, उस सिलेबस को हम एक जगह लेके आएंगे। जैसे अगर इस बुक्स में कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ दिया है तो उससे उस मैटर को भी लिया है। अगर इन बुक्स में अगर कालीबंगा की सभ्यता के बारे में कुछ लिखा हुआ है उससे अलग, तो उसको भी उसमें नोट किया है। अगर इस किताब में लिखा है तो उसको भी एक जगह नोट किया है, ताकि आपके आपका जो मैटर है वो एक जगह आपको मिल जाए और आप उस सेगमेंट की या उस विषय की तैयारी या उस बिंदु की तैयारी आप अच्छे से कर पाए। आज राजस्थान कला और संस्कृति की इतिहास की एक प्रथम क्लास है। इसमें हम राजस्थान के परिचय के बारे में कुछ बिंदु पढ़ेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय, यानी 30 मार्च 1949 को हम राजस्थान 30 मार्च 1949 को राजस्थान इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं होता था। 30 मार्च 1949 राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण वर्त राजस्थान में इस प्रदेश को राजस्थान नाम दिया गया। और सबसे पहले ही इसीलिए हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। इस भूभाग के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द दिया। यही क्वेश्चन आता है कि इस भूभाग के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द किसने दिया। तो राजपूताना शब्द दिया सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। राजपूताना शब्द किसने दिया? राजपूताना शब्द दिया जॉर्ज थॉमस ने 1800
ईस्वी में। इस भूभाग के लिए इस भूभाग के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में किया। कहां पर किया? अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस बुक में सबसे पहले इस भूभाग के लिए राजस्थान और रायथान शब्द का प्रयोग किया, जबकि राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया। कर्नल जेम्स टोड वही व्यक्तित्व हैं जिसे राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा के उपनाम से प्रसिद्ध है। इसके साथ ही राजस्थानी भाषा शब्द, यानी राजस्थानी भाषा शब्द किस लिए कहा? क्योंकि यहाँ क्षेत्र विशेष में अलग अलग बोलियां बोली जाती थी, कहीं मेवाती, कहीं मेवाड़ी, कहीं मारवाड़ी, लेकिन यहाँ पर बोले जाने वाली भाषाओं को पहली बार राजस्थानी भाषा का शब्द के साथ ये, हालांकि ये भाषा और साहित्य का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इस स्लाइड्स में लेके आया हूं ताकि आप इन शब्दों को याद कर लें, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग कर सकते हैं कई बार। तो राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग जॉर्ज ब्रह्म ग्रियर्सन ने किया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अपनी पुस्तक में। कहां पर किया? यानी जो अपनी यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती है, उनके लिए राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज ब्रह्म ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रथम बार किया। और यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती है उनको 5 श्रेणियों में विभाजित किया, यानी राजस्थान की बोलियों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया। और जब हम राजस्थान की भाषा साहित्य बोलियां पढ़ेंगे तब इसमें जॉर्ज ओबरम गिरिसन के बारे में डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने राजस्थान की बोलियों को किस किस पार्ट्स में या किन किन भागों में विभाजित किया। राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो राजपुताना, इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया 1800 ईस्वी में। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता, घोड़े वाले बाबा के उपनाम से प्रसिद्ध, जिन्हें अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और उनका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान में, सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया में सबसे पहले इस भूभाग के लिए राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। यानी 30, आपको बता दूं कि 30 मार्च 1949 से पहले इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख नहीं है। सबसे पहले 30 मार्च 1949 को राजस्थान का जब चौथा एकीकरण हो रहा था, उस टाइम इस क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया, और तभी हम 30 मार्च याद में प्रतिवर्ष 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस भी बनाते हैं। ये तो राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में बात हो गई है। इस स्लाइड से भी क्वेश्चन है आते हैं, ये इसमें उनकी पुस्तक का क्या नाम है, सबसे पहले राजपुताना शब्द किसने दिया। ये एडिशन लाया हूँ आपको कंफ्यूज ना हो कि राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया गया, अगर उसमें ये ऑप्शन आ जाते हैं तो अपने इसी को टिक करके आ जाते हैं, तो ये आपका कंफ्यूजिंग करेक्ट ना हो, इसलिए इसको इस स्लाइड को मैं लेके आया हूँ कि राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जॉर्ज ओबरम गिरिसन ने किया अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। महाजनपद काल में राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं अपने। राजस्थान के सामान्य परिचय में महाजनपद काल था, उसमें राजस्थान की क्या स्थिति थी? राजस्थान में उस टाइम, वहां पर उस टाइम राजस्थान नाम तो था ही ना, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन इस भूभाग की क्या स्थिति थी उस टाइम, क्या भौगोलिक, इसमें भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्रों को किस किस नामों से जाना जाता था? तो महाजनपद काल जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल है। उस टाइम जो छोटे छोटे जनपद थे उन्होंने विकसित होकर 16 शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ उस टाइम। उन 16 शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहते हैं। उसमें सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। और इन महाजनपदों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं हमें? तो महाजनपदों के साक्ष्य हमें बौद्ध ग्रंथ अगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें कुछ जनपद राजस्थान में थे, कुछ जनपदों का भाग कुछ राजस्थान में था, तो हम ये भी देखने वाले हैं
कि कौन कौन से जनपद, कौन से महाजनपद राजस्थान में थे, और फिर कौन कौन से जनपद भी राजस्थान में थे। महाजनपद को देखें तो अपने आज वर्तमान सिनेरियो में देखें तो महाजनपद तो आप मान लो कि एक राज्य था और जनपद उसके जिले थे, ये अपने मान के चल सकते हैं उस टाइम। अब इसमें सबसे पहले महाजनपद काल में राजस्थान तो मत्स्य महाजनपद, मत्स्य क्या था, मत्स्य 16 महाजनपद थे ना, तो 16 महाजनपदों में मत्स्य क्या था, मत्स्य था महाजनपद था। तो ये महाजनपद था तो राजस्थान से इसके क्या संबंध थे। पहली बात तो कि इसकी जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो विराट नगर बेराट थी, विराट नगर बेराट जो है इसकी राजधानी थी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, यानी मत्स्य महाजनपद की राजधानी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगर थी, यानी विराट थी। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। महाभारत काल में, महाभारत काल में यहाँ के राजा विराट थे, यहाँ के राजा विराट थे। उन्होंने अज्ञातवास में जो पांडवों की पांडवों को शरण दी थी, अज्ञातवास में उन्होंने पांडवों को शरण दी थी, और पांडवों की ओर से उन्होंने युद्ध भी किया, और वो युद्ध में मारे गए थे राजा विराट, मत्स्य प्रदेश के राजा, मत्स्य महाजनपद या मत्स्य विराट नगर के राजा विराट। और बाद में यह भी कहा गया है कि यह इसका चेदी राजवंश, चेदी जनपद, चेदी भी एक महाजनपद था। चेदी क्या था, एक महाजनपद था। बाद में इस मत्स्य जनपद का चेदी महाजनपद में विलय हो गया था। और इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, यानी मत्स्य जनपद में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये इसमें क्षेत्र आते हैं। तो सर इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, विराटनगर थी। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में यहाँ के राजा विराट थे, और उस राजा विराट ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण दी थी, और वो पांडवों की ओर से अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से उन्होंने युद्ध किया, और वो उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाद में चेदी वंश में इसका विलय हो गया था, चेदी महाजनपद में इसका मत्स्य जनपद का विलय हो गया था, ये भी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा इसमें क्षेत्र कौन कौन से थे, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, ये चारों फैक्ट जो हैं, ये चारों फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही हम इस स्लाइड्स में लेके आए हैं। सूरसेन महाजनपद, तो सूरसेन महाजनपद दूसरा था, जिसमें भी राजस्थान का कुछ क्षेत्र आता था। इसमें इसकी राजधानी मथुरा थी। तो यही याद रखें कि इसकी राजधानी कौन सी थी, तो राजधानी थी मथुरा। और सूरसेन में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता था, तो भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र सूरसेन महाजनपद के आता था। और महाभारत में ये उल्लेख मिलता है सूरसेन महाजनपद के बारे में, कहाँ उल्लेख मिलता है, महाभारत में उल्लेख मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट महाजनपद जो कि राजस्थान में था, कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। और इसमें भी अलवर का कुछ क्षेत्र आता था। यानी अगर हम महाजनपदों की बात करें तो राजस्थान में महाजनपद कितने थे, यानी महाजनपदों के अंतर्गत राजस्थान का कौन कौन सा क्षेत्र आता था, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट मत्स्य महाजनपद आता था, दूसरा सूरसेन महाजनपद आता था, और तीसरा कुरु महाजनपद आता था। ये मतलब इसमें मैंने आपको बताया कि एक तरह से प्रांत इनको मान सकते हैं, प्रांत। अब जनपद, जनपद का मतलब जिले, मतलब अभी राजस्थान था उसमें जिले कौन कौन से थे, तो जिलों कोई भी कुछ अलग नाम थे उस टाइम, इस भूभाग के लिए उस क्षेत्र को कुछ नाम दिया हुआ था। तो योधेय जनपद, योधेय जनपद, योधेय जनपद कौन सा एरिया है, तो योधेय जनपद तो एरिया है गंगानगर, उन्मादगढ़ का क्षेत्र है।
गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र अयोध्या जनपद के अंतर्गत आता है। और कुषाण शक्ति को नष्ट करने का श्रेय किसको जाता है? अयोध्या जनपद को जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार ये फैक्ट पूछा गया है कि कुषाण शक्ति को नष्ट करने का श्रेय किस जनपद को जाता है? तो अयोध्या जनपद को कुषाण शक्ति का नष्ट करने का श्रेय जाता है। और अयोध्या जनपद में ही सर्वाधिक क्या मिले हैं? सर्वाधिक गणतांत्रिक गणतांत्रिक जनपदों के सिक्के मिले हैं। यहाँ पे गणतांत्रिक जनपदों के सिक्के मिले हैं। कहाँ मिले हैं? गणतांत्रिक जनपदों के सिक्के कहाँ मिले हैं? गणतांत्रिक जनपदों के सिक्के अयोध्या जनपद में मिले हैं। दूसरा है मरु जनपद। मरु जनपद मरु जनपद में कौन कौन से शामिल हैं? नागौर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का क्षेत्र मरु जनपद के अंतर्गत आता है। देखो, इसमें यही बात याद रखनी है कि मरु जनपद के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तीसरा, जांगल जनपद। जांगल जनपद राजस्थान का प्राचीनतम जनपद है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्राचीनतम जनपद कौन सा है? तो राजस्थान का प्राचीनतम जनपद जांगल जनपद है, जिसमें बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र आता है। यानी बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्र को जांगल जनपद के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अई छत्रपुर। अई छत्रपुर अई छत्रपुर की राजधानी थी, जिसे वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? जिसे वर्तमान में हम नागौर नाम से जानते हैं, और जांगल जनपद की राजधानी थी। तो 3 जनपदों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? अयोध्या जनपद, मरु जनपद और जांगल जनपद। सिवी जनपद, तो सिवी जनपद की राजधानी कौन थी? राजधानी थी इसकी मध्यमिका। मध्यमिका और नगरी। सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका और नगरी थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? पूछा भी गया है, महाभारत और महाभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? तो उदयपुर और चित्तौड़ का क्षेत्र इसमें शामिल होता है। प्रागवाट, मेदवाट और मेवाड़, क्योंकि यहाँ पर मेव जाति रहती थी। मेव जाति रहने के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट कहा जाता है। ये सिवी जनपद के बारे में ये चीजें आपको याद रखनी है। जालौर जनपद के अंदर अलूर का कुछ क्षेत्र आता था। इसमें यही बात याद रखनी है कि जालौर जनपद में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता था। अब है, ये मिसप्रिंट है, यह है अर्जुनायन। अर्जुनायन जनपद, तो अर्जुनायन जनपद में अलवर और भरतपुर का क्षेत्र अर्जुनायन जनपद के अंतर्गत आता है। और मालव जनपद लास्ट है, मालव जनपद। मालव जनपद में टोंक और झालावाड़ का क्षेत्र आता है, जिसकी राजधानी कारकोट नगर थी। रेड, मालव जनपद की राजधानी कारकोट नगर थी। रेड जो टोंक में है, जिसे प्राचीन भारत का क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। तो ये तो थी राजस्थान में कौन से महाजनपद थे और कौन कौन से जनपद थे। तो आप इस क्लास को थोड़ा दोबारा देख लें, इन फैक्ट्स को याद कर लें, थोड़ा कोरिलेट कर लें, कुछ ट्रिक्स बना लें। सीधे ही इसमें से यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस किस महाजनपद के अंदर कौन सा क्षेत्र है और कौन सी इसमें राजधानी है। इसके अलावा जो जो फैक्ट इसमें मैंने आपको बताए हैं, उस फैक्ट्स को आपको कर लें तो इसमें आपका काम बन जाएगा। अभी कुछ इसमें और हैं कि कुछ क्षेत्रों को उस टाइम, पुराने जो कुछ क्षेत्र थे, उनको किसी नाम से जाना जाता था। अब हम उस नाम को किसी और नाम से जाने जाते हैं। यानी आज के जो नगर हैं, उनके पहले नाम क्या थे, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपरों में। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि सिरोही, जो आज का सिरोही है, आज का जो सिरोही है, उसे किस नाम से जाना जाता था पहले? तो उसको जाना जाता था स्वर्णवाही के नाम से। सिरोही
से सिरोही, से शरणवाही, कुछ इसको ऐसे कोरिलेट कर लें ताकि आपको एग्जाम हॉल में वो जो आपने वो ट्रिक्स बनाई है आपको वो रिकॉल हो जाए। कर्नल जेम्स स्टोर ने सिरोही सिरोही को उसने शिवपुरी यानी वो बोलते हैं कि शिवपुरी नाम था इसका पहले। कर्नल जेम्स स्टोर के अनुसार इसका पुराना नाम क्या था? सिरोही का शिवपुरी था। जो आज का सांबर है उसका नाम पालदक्ष था। जो आज का सांबर है उसका नाम पालदक्ष था। और आज का जो जालोर है, जालोर का प्राचीन नाम क्या था? ज्वालापुर या जाबलीपुरम। ज्वालापुर या ज्वालीपुरी जाबलीपुरम जालोर का नाम था। भीनमाल है उसका श्रीमाल नाम था। मंडोर का मांडव्यपुर था। मंडोर का क्या था? मांडव्यपुर। और मेड़ता का क्या था? मेडंतक या मेदिनीपुर। इन दोनों नामों में आपको कंफ्यूजिंग हो सकती है। दोनों नामों को एक साथ लिखा है क्योंकि एक जैसे नाम है। मंडोर को तो बोलते थे मांडव्यपुर और मेड़ता को बोलते थे मेडंतक या मेदिनीपुर। केसरो पाटन जिसे आश्रम पट्टन, ओसिया जिसे उपकेश पट्टन, चाकसू जिसे चंपावती और सीकर जिसे अनंत गोचर। अब इसको अनंत गोचर कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर भेड़ भूमि जो है ना सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पर चरागाह है जो सबसे ज्यादा है। आप ऐसे रिलेट कर, भेड़ भूमि है ना, भेड़ भूमि या भेड़ भूमि तो नहीं कहेंगे इसको, इसमें अपने ऐसे बोल सकते हैं, इसको याद करने की दृष्टि से देख सकते हैं कि सीकर झुंझुनू में वो संरक्षित क्षेत्र ज्यादा है, संरक्षित क्षेत्र ज्यादा है सीकर झुंझुनू में। तो अनंत गोचर यानी संरक्षित क्षेत्र किस लिए होंगे? गौ को चराने के लिए होंगे। तो वो कब से सबसे ज्यादा कहा है? सीकर में है। तो अपने इसे इस तरह की इसमें अपने को ट्रिक्स बना सकते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। सिरोही को अर्बुद प्रदेश भी कहते हैं, यानी सिरोही को पहले अर्बुद प्रदेश भी कहते थे। ये भी इसमें दूसरा नाम मिलता है। इसके अलावा जैसलमेर, जो आज का जैसलमेर, उसको मांड क्षेत्र बोलते थे। नाथ द्वारा को सिहाड़ और रेड टोंक से प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। एक कारकोट नगर कहते हैं। ये कारकोट नगर कौन सा था? मालव जनपद की राजधानी था। मालव जनपद की राजधानी था कारकोट नगर, जिसका अभी नाम है रेड, जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा कि राजस्थान का एक सामान्य परिचय और महाजनपद काल में राजस्थान की क्या स्थिति थी। हम आगे नेक्स्ट क्लास में राजस्थान में जो शिलालेख हैं, प्रशस्ति हैं, यहाँ पर सिक्के सिक्के कौन कौन से मिले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनका सबका एक चैप्टर पढ़ेंगे। और फिर राजस्थान के तमाम जो भी सिलेबस में है, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की सभ्यता और राजस्थान का आधुनिक इतिहास, इनकी भी क्लासेस आगे होगी। और राजस्थान कला संस्कृति इतिहास को मैंने आपको जो क्लास की शुरू में बताया कि हम जो वो किताबें हैं, उन किताबों जो पूरी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, इसके अलावा जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, उनके मैटर को हमने एकजाई करके किया, उनके एक नोट्स बनाए हैं। आपको वो सारी चीजें एक जगह उपलब्ध हो जाएगी। और राजस्थान कला संस्कृति में आपको कोई अलग से कोई बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। और दूसरा ये भी किया है कि जो भी अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो अभी 2-3 वर्षों में जो सवाल पूछे गए हैं, वो सवाल आपको उस संबंधित विषय के संबंधित चैप्टर के सवाल आपको उस पीडीएफ के बाद भी मिल जाएंगे, ताकि आपको एक समझ हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन किस किस विषय से किस किस अध्याय से पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना सही रखते हैं। कल हम एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।